आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। HBSC 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज किया गया जारी। इस साल 80.34% छात्र हुए पास। पानीपत के लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पर हुआ बड़ा हादसा। एक साथ 3 गाड़ियां आपस में टकराई, डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी में बैठे लोगों को आई हल्की फुल्की चोटें, बड़ा हादसा होने से टला। अनिल विज का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा बयान आया सामने। गांव बुढ़शाम के पास ड्यूटी कर घर लौट रहे व्यक्ति की गाड़ी की टक्कर से हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गाड़ी चालक की तलाश की शुरू। मानसून ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। चद्दर मार्केट में भरा कई फुट पानी, व्यापारी दुकान छोड़ने को मजबूर। जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल टीम ने सेक्टर 11-12 से एक आरोपी को अवैध देसी पिस्तौल व जिंदा रौंद सहित दबोचा। गांव राजसेड़ा के पास अवैध कच्ची शराब की 37 बोतल के साथ पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। गांव सुताना में देर रात अज्ञात कारणों से एक विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंपा। मतलोडा के ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक पर लगाया 9 जुलाई को ही बलराम नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप। ग्रामीणों ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। एसपी ने मामले में उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। आदर्श नगर और वीवर्स कॉलोनी के बीच पुलिया के विवाद को लेकर शहरी विधायक प्रमोद विज का कहना, जल्द किया जाएगा समस्या का समाधान। आइए अब नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट्स पर। जिले में कोरोना कहर लगातार जारी। एक साथ फिर 19 नए मामले आए सामने। जिले में 3 दिन में कोरोना के 222 नए मामले आ चुके सामने। लगातार बढ़ता सामूहिक संक्रमण का खतरा। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या का आंकड़ा पहुंचा 728 पर। एक्टिव केस की संख्या हुई 343। जिले में अब तक कुल कोरोना से 11 लोगों की हो चुकी है मौत। आइए अब खबरें देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हरियाणा से नशे का समूल नाश करने के लिए मैं जब होम मिनिस्टर बना था तभी मैंने एक अलग से हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो बनाने की बात कही थी। वो अब वजूद में आ चुका। ADGP श्रीकांत यादव को उनका ब्यूरो चीफ बनाया गया है। लगभग 380 लोगों का स्टाफ इनके पास होगा। इसका हेड ऑफिस मधुबन करनाल में होगा। सारे प्रदेश में नशे की कमर तोड़ने के लिए 17 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जो कि DIG और SP रैंक के अफसरों द्वारा हेड की जाएंगी। पूरा स्टाफ भर्ती करने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हमने लिख दिया है, लेकिन तब तक रेगुलर फोर्स से हमने स्टाफ देने के लिए कह दिया, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र ये हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो अपना काम आरंभ कर दे। लेटेस्ट इक्विपमेंट सर्वाइलेंस के लिए जो भी ज़रूरत हो वो हमने इनको लेकर देने के लिए कह दिया। 380 कोई सर पावर्स क्या रहेंगे? मतलब एक तो स्टेट PA क्या जो अगर आते हैं केस वगैरह नहीं, पावर्स रहेंगे कि पूरी तरह से नशे को, कारोबार को ख़त्म करना है, पकड़ना है। नशे का कारोबार करने वालों को पूरी तरह से ख़त्म करना है। अलग से नहीं, जो डेजिग्नेटेड 17 थाने हो जाएंगे जहां FIR दर्ज कराई जाएगी। हाँ जी, 17 यूनिट में जो यूनिट्स बनाई गई हैं वहाँ पर होंगे। नहीं, वो सारा एनालिसिस किया गया है कि कहाँ पर किस नशे का ज़्यादा
काम है उसी के हिसाब से ये सारी इकाइयाँ बनाई गई हैं। सर पंजाब में एक एसआईटी बनी थी नशे को लेकर, उसका काम ये भी था कि वो नेक्सस भी देखे, चाहे उसके अंदर पॉलिटिशियन अगर कोई शामिल है, कोई पॉलिटिकल संरक्षण किसी से मिल रहा है या बॉर्डर पार से आ रही है चीज़ें, ये नेक्सस भी जो है वो ढूंढे। तो नहीं, ये सारा काम ये नारकोटिक ब्यूरो देखेगा कि कहाँ से इसके नशे के कारोबार को मदद मिलती है, कौन कौन कर रहा है, और उन सारों को तोड़ेगा। सारे जो ऐसे सोर्सेज हैं उन सारों को ये तोड़ेगा। सर जो लॉकडाउन के अंदर जो शराब का घोटाला हुआ था, जिसको लेकर के SIT भी बनी थी, जिसको कमज़ोर बताया जा रहा था, अब इस नारकोटिक ब्यूरो के गठन के बाद क्या जो पुराने जो इस प्रकार के मामले हैं नहीं, वो इसके इसका अंतर्गत और नहीं उसका कोई आपस में तालमेल नहीं है, ये अलग बात है। वो SCT अपना काम अलग कर रही है। अब SCT अपनी रिपोर्ट देगी तभी पता लगेगा, और लेट अस वेट। वो उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ सामने आएगा। फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ पर चद्दर मार्केट में, जहाँ पर जो SD कॉलेज से सटा रोड है, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हल्की सी बरसात होते ही जहाँ एक तरफ दुकानदारों की दुकान जो है यहाँ पर खाली हो जाती है, आवागमन के लिए जो है लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। कारण एक है कि यहाँ पर कई कई फुट जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे दुकानदारी भी प्रभावित होती है, तो दूसरी तरफ आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन निगम प्रशासन और स्थानीय नेता जो है उनकी जो हालात हैं वही ढाक के तीन पात। आखिर क्या कहना है इस बारे में स्थानीय दुकानदारों का, वो जान लेते हैं। नागपाल जी हमारे साथ हैं। नागपाल जी, ये काफ़ी लंबे अरसे से ये समस्या देखते आ रहे हैं, इसके बारे में आपने संघर्ष किया या फिर प्रशासनिक इसको करना नहीं चाहता? देखिए, मेरे को इस रोड पे ना 20 साल हो गए दुकान लिए हुए। मैं जब से ये रोड देख रहा हूँ, और हम सारे जितने भाई खड़े हैं सभी यहाँ सारे पुराने दुकानदार हैं, तब से यहाँ पानी की समस्या का कभी कोई हल नहीं हुआ। वादे हुए, कोशिशें हुई, पर कोशिश को पूरी तरीके से ना उसको उस मुहिम को अंत स्टेज तक नहीं ले जाया गया कि इसका हल पूरी तरह कैसे हो। मैं बताऊँ, हमारे इधर ये पानी की जो समस्या है, इससे हमारा सिर्फ पैसे का जो नुकसान होता है वो नुकसान चलो फिर भी सहन कर देंगे। जो हमारा शारीरिक नुकसान है, जो यहाँ बीमारी फैलती है, इस समय इतना मच्छर हुआ पड़ा है दुकान के अंदर, हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान है। और इस समय एक महामारी पहले देश में फैल रखी है, और प्रशासन को चाहिए था शुरुआत से ही कदम उठा के चलती, पर हर बारी की बात है, प्रशासन बातें ज़्यादा करता है, काम हमने देखे नहीं है शहर में होते हुए। नहीं, कमिश्नर और निगम द्वारा भी ये कहा गया था कि हम जल्द इसको ठीक कर देंगे, मानसून से पहले कर देंगे, तो वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पर ग्राउंड? भाई साहब, एक बार भी नाले खोल के सफाई नहीं हुई। ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट की बात बताता हूँ, GT रोड नाला चल रहा है, वहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई। हमारे यहाँ 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रेवड़ी के टाइम में लगे थे, तो एक बार भी उनकी सर्विस नहीं हुई। हम लोग कहते कहते थक जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आप ये देखिए, जो ये हमारी मार्केट है, ये इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से तो ग्राहक आता है और विश्व से भी ग्राहक आता है। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इस समय तो आज आप देख रहे हो तो यहाँ पे इस समय आप स्कूल कॉलेज बंद है। जिस समय यहाँ स्कूल कॉलेज खुले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के यहाँ पे छुट्टियाँ होकर जब निकलते हैं, उनको इनके ऊपर से निकलना पड़ता है। किसी के सभी के थड़े बराबर नहीं हैं, कहीं कहीं पे बीच में थड़ों के बीच में स्पेस भी है। कितनी बारी बच्चे नालों में गिरते हैं, लेडीज़ नालों में गिर जाती है, और ये देख के हमें शर्म आती है। लेडीज़ अपने कपड़े ऊपर करके चल रही होती है, हम आंखें नीचे करके बैठे रहते हैं कि क्या इस चीज़ को हम क्या बोलें। इतना हमारे सबके मन में आक्रोश है इन बातों का, जिसका हम लोग आपको मीन्स जवाब भी देना चाहें ना, तो उसमें हमारा गुस्सा फूटता है पूरी तरीके से। तो समस्या बहुत ही गंभीर है, जटिल समस्या, और दुकानदारों से पूछते हैं और क्या क्या परेशानियां आती हैं इसके अलावा, किस तरह से, क्योंकि बच्चे और स्कूल भी और कॉलेज भी यहाँ पर है। जैसे भैया ने बोला है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, पानी भर जाता है, बीमारियां फैलने का तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो बीमारियों का है। उसके बाद कस्टमर नहीं रुकता। व्यापारिक रूप से देखा जाए तो सबसे पहले यही देखेंगे हम कि कस्टमर आना चाहिए। जब इतना पानी भरा हुआ है तो कस्टमर तो ऑब्वियस सी बात है रुकेगा नहीं, तो इस करके हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो और दुकानदारों से भी हम पूछते हैं, सर क्या लगता है, क्या कारण है, दुकानदारी पे इसका कितना असर पड़ता है, क्या देखें?
दुकानदारी पे तो कस्टमर रुकता ही नहीं। यहाँ मार्केट में जब पानी होगा तो कौन रुकेगा यहाँ के जी। बड़ी समस्या हमारे लिए ये वाली भाई साहब। और एक बार नहीं 50 बार कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं होती जी। इसका कोई मसला हल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया था, उसके बावजूद कोई कर्मचारी यहाँ पर आया नहीं आया, किस क्या कहना चाहिए? देखिए आपके सामने है, देखिए कितनी की बारिश आई है और कितना टाइम होगा बारिश आए हुए, अभी तक पानी खड़ा है। ये प्रशासन को चाहिए ना। तो और इससे जो बाहर से भी ग्राहक आते हैं तो भविष्य में कौन रुकेगा सर बारिश में? पानी में कौन रुकेगा भाई साहब? आप देखिए सारा पानी बस सूख गया, ये ऐसे ही पड़ा है यहाँ। पानी अभी भी है। तो अब क्या मांग करते हैं भी, ये किस तरह से ठीक हो सकता है? ये ठीक करवाएं और ये तो प्रशासन को देखना है कैसे ठीक करवाना है, क्या करना है। यहाँ तो कोई सुनवाई है नहीं। तो इसके अलावा सफाई, मान लो कर्मचारी यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, रेलवे सिस्टम में नहीं आते हैं? कोई नहीं आता जी। हफ्ते में एक आधी बार आते हैं, फिर वो झाड़ू ऐसा छोटा मोटा लगा चले जाते हैं। कोई नहीं आता इधर जी अभी। तो यहाँ जो पर्दे की और चद्दर की काफ़ी बड़ी मार्केट है और इसके बावजूद यहाँ पर जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बाहर जो आते हैं, लेकिन मांगों को लेकर के यहाँ पर दुकानदारों का क्या कहना है वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या मांग करते हैं आप? मांग तो जी इस समय ये है कि पहले यहाँ पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं वो फ्लॉप हो गए हैं। 4 इंची पाइप के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए गए थे, अब वो हो गए जीरो। मैं प्रशासन से हम सब यही मांग करते हैं कि इसके अंदर 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो नई टेक्निक के चल रहे हैं, जिसमें 8 से 10 इंच का पाइप होता है और वो मशीन के थ्रू चलते हैं, जैसे मोटर के थ्रू चलते हैं, जो पानी सीधा अंदर खींच लेते हैं। उनकी लाइफ भी 8 से 10 साल की है। हम अगर सोचें कि नालों की सफाई हो जाएगी और निगम काम करेगा, ये सफाई व्यवस्था जी सारी चौपट ही चौपट है। हमने देख लिया इतने सालों में क्या होता है पानीपत में। तो यहाँ पे 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और लगवाया जाए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी अभी हमारे लोगों को देख के ना, जब आप लोग आए तो वो वहाँ बाहर बैठा था, हम लोगों को देख के अभी ये अंदर आया है खोलने के लिए। ये एक इन्होंने फिक्स कर रखा है अपना कि वैसे पहले हमारा मुंह गिला होगा तब हम कुछ करेंगे। अभी मैं आपको उसको बुलाता हूँ और आप उससे पूछिए कि कारण क्या है यहाँ पे, कि क्यों यहाँ पे पानी खड़ा क्यों रहता है। एक आपको और शख्स मिलवाता हूँ। देखिए यहाँ पे समस्या कितनी बड़ी है। इस समय महामंदी का दौर है और खाने के लिए ना हम व्यापारियों के पास भी इस समय पैसे ख़त्म हो गए हैं। ये हमारे यहाँ की एक लेबर है जो पैकिंग का काम करती है रोड के ऊपर। ये हमारी दुकानों का सभी की गांठें जो पैक होती है, किसी की 1 हो रही है, आजकल 2 हो रही है, 5 हो रही है, जो भी होती है ना जी, ये इन्हीं के पास सारा ठेका है। आप इन्हीं से पूछिए आज इनका क्या हाल हुआ होगा। हमारी तो सरकार छोड़े कोई बात नहीं है, आप इनसे पूछिए। हाँ चाचा बताओ क्या कहना चाहेंगे चाचा आप, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना जो है एक्सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए लेके जाते हैं, तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का साहब सब सारा पानी भरा पड़ा, कोई काम हो रहा नहीं। तो रिक्शा पे नहीं जा पाते हैं इधर से? नहीं रिक्शा तो दूसरे लगे, हम लोग जैसे गांठ बांधने वाले हैं। जो गांठ बांधेगी तो रिक्शा कहाँ जाएगा, काम है ही नहीं। तो ये तो समस्या, पानी भर गया लोग। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? अब दिक्कत यही है बस, अब काम होगा नहीं, पानी ग्राहक नहीं है तो गांठ कहाँ से बंधेगी? कहाँ से आएंगे? हाँ कहाँ से आएंगे? ये देखिए ये हमारी मार्केट के ना हमारे टीटू भाई हैं, भाई हमारे बड़े, चाय हमारे लिए हमें बढ़िया चाय बना के पिलाते हैं। एक बार इनकी हालत देखिए, पूरे गिले हुए पड़े हैं। आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर खोखा भी है, तो यहाँ से आप मार्केट में चाय पिलाते हैं, तो आप इस गंदे पानी से निकल के जाते होंगे। तो क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? दिक्कत तो ये सुधार होना चाहिए इसका। पिछले 25 साल से यहाँ पे तब से यही हाल है यहाँ पे, अब तो कुछ हुआ नहीं बस। तो कितना यहाँ पर जैसे दिन भर की यदि बात की जाए, कितनी चाय लग जाती है आपकी और कहाँ कहाँ जाते हैं? और पानी भरा रहता है तो किन किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है आपको? अब तो काम कुछ भी नहीं है मार्केट में, मुश्किल से 25-30% काम है इस टाइम। तो काम नहीं है अभी इस टाइम, कोई काम नहीं है। तो यहाँ तमाम जो है दुकानदार हम जो है उन्होंने अपनी बात रखी, समस्या रखी, लेकिन जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ किस तरह से जलमग्न हुई है सड़क, जहाँ पर दुकानदारों का आरोप है ना तो उनके पास ग्राहक आ रहा है और जिसके चलते दुकानों पर लगे मज़दूर जो है गांठ बांधते हैं, तो दूसरी तरफ चाय वाला हो, तमाम लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या को निजात दिलाई जाए और जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए, ताकि इस गली को
ठीक तरह से सुचारू रूप से जो है ग्राहक व आम जन लोगों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अब देखना यह दिलचस्प होगा निगम प्रशासन और यहाँ के स्थानीय नेता इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। इस तरह से पढ़ाई की जा रही है, सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन तमाम बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। डीईओ हमारे साथ जो है रमेश कुमार जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अब लॉकडाउन से अनलॉक 1 की स्थिति आ चुकी है, कैसे क्या कदम उठाए गए हैं सर? अभी तक तो कदम यही है कि ऑनलाइन ही पढ़ाई चली हुई है, घर से पढ़ाओ अभियान के तहत। और जैसा कि जो रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, वो हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट है जो कभी फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर इस पर चल रहा है। हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो हेड हैं, खुद हमारा जो एक बीआरपी और एबीआरसी का ग्रुप है, वो इसमें बहुत लगन से कार्य कर रहे हैं और बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ये सब अभी रिजल्ट आया है, सार्थक रिजल्ट निकल के आया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब की बार हमारा जो है रिज़ल्ट पिछले साल से 8% ऊपर उठ कर आया है, जो एक टीचर की मेहनत का फल है। और भी इसमें मेहनत की जाएगी। और अभी 11th का एडमिशन शुरू हो चुका है। तो जैसे कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे स्कूल में नहीं गए हैं, अब तक बंद है, अनलॉक 1 की 2 का जो है वो भी खुलने को है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई, इसका माध्यम सरकार और शिक्षा विभाग ने क्या किया है? टीवी के जरिए पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। इसका माध्यम एजुसेट से है। और जैसा कि आपका जो सिटी केबल है, आपके माध्यम से भी बच्चों को क्वेश्चन दिए जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों के बनाए गए हैं। टीचर का, हेड का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो वो उसके माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो अब बच्चों की जैसे एडमिशन है वो किस तरह से होंगे, क्योंकि अभी तक स्कूल खुले नहीं हैं, और लेकिन शिक्षा के सत्र को निरंतर जारी रखने के लिए क्या प्रयास किया गया है, कैसे एडमिशन किए जाएंगे अगली क्लासों में? बच्चों के एडमिशन की जहाँ तक बात है, बच्चों के एडमिशन जो अभी 10वीं क्लास का जैसे रिजल्ट आया है, तो वो ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो डीओ साहब, एक बात और सामने निकल के आ रही है, जैसे कि फ़ीस है, फ़ीस को लेकर के स्कूल और पेरेंट्स, अभिभावकों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? सरकारी स्कूल में तो ऐसी स्थिति नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। प्राइवेट की कर रहा हूँ। तो प्राइवेट स्कूल में जितनी भी शिकायतें पेरेंट्स की हमारे पास आई हैं, उसमें सभी में जांच के बाद यही निकल करके आया कि जो प्राइवेट स्कूल फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं, और जो हमने जांच की है, वो ट्यूशन फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं, जो ट्यूशन फ़ीस उनको देना बनता है। और ऐसा कोई भी केस हमारे पास नहीं आया जो कोई एक्स्ट्रा चार्जेज लगाए हुए हैं। अगर जो स्कूल एक्स्ट्रा चार्जेज लगाएगा तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मान लो इस तरह की कोई केस आता है तो किस तरह की कार्रवाई अमल में लाता विभाग? अगर ऐसा कोई केस मिलता है तो स्कूल को नोटिस किया जाएगा, और फिर भी बार बार कहने से वो अगर नहीं मान रहे हैं, वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो मान्यता तक भी उनकी रद्द हो सकती है। तो अभी जो है 12th का रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, तो उसको लेकर क्या लगता है, उसके परिणाम कैसे रहेंगे? 12th का जो रिज़ल्ट है वो 10वीं से बहुत अच्छा आना है, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि 12th में जो बच्चे हैं, वो जो 12th का रिज़ल्ट है वो पीछे भी हमारा बहुत अच्छा आया था, और अब की बार भी 10वीं से अच्छा आएगा। तो सरकार की तरफ से कोई स्कूल एजुकेशन के लिए नई गाइडलाइन आई है, क्या बताना चाहिए? अभी तो नई गाइडलाइन तो यही है कि भी ऑनलाइन ही, जब तक स्कूल नहीं खुलते तो बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रखनी है। तो अब कोरोना के चलते जहां एक तरफ लगातार जो है लोगों में भी भय बना हुआ है, और पानीपत भी अब जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं, ऐसे में अभिभावकों को और बच्चों को और स्कूल की क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? संदेश यही है सभी अभिभावकों को कि वो घर पर रहें और अपने बच्चों को
की तरफ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखें और इस कोरोना बीमारी का सामना करने के लिए, इससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और बच्चों को कहें कि वो ज़्यादा बाहर ना घूमें। डीओ जो है उन्होंने ये बताया कि स्कूल की तरफ लॉकडाउन के चलते अभी बंद हैं और जिस तरह से किसी भी प्रकार से अभिभावक व स्कूल के बीच जो तनातनी की बात सामने आ रही है तो उसको लेकर उचित कार्रवाई विभागीय अमल में लाएगा। तमाम अपडेट्स सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। लगातार बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका। जिले में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हत्या, चोरी, लूटपाट की वारदातें सामने आती हैं, जिससे क्षेत्र में भय की स्थिति बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला मतलोडा से सामने आया, जहां ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक पर 9 जुलाई को हुई बलराम नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया और सचिवालय के बाहर युवक की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया। वही इस विषय पर ग्रामीणों का क्या कहना था, आइए वह भी हम आपको पहले सुनाते हैं। हमारा भाई की हत्या कर दी गई है। 6 तारीख को उसको घर से बुला के ले गया विक्रम स्वरूप इंदर सिंह देसवाड़, गांव मतलोडे का रहने वाला। तो वो लेके गया, उन्हें उसके बाद घर से जाते जाते उन्हें नूबी का रोटी भी बांध ले, थोड़ा मुर्गा मार्गा बना रखा है, उन्हें खाई पी है। फिर उसके बाद हमारा भाई घर नहीं आया। हमने 9 तारीख को उसकी रेलवे ट्रैक के पास झुंडों में लाश ही मिली है, डेड बॉडी, और वो कार्रवाई कोई कर नहीं रहा। पुलिस JRP पुलिस बोलती है वो 7 तारीख ने फलाने ने देखा, ढिकड़े ने देखा, और अपनी तरफ से गवाह बनाया कर उस केस को अनसोल्व करके एक तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक उसकी हाथ कटा पाया, भाई का हाथ भी नहीं मिला है। सरियाम मर्डर का वो है जी। साहब से मिलने आए हम आज, रिक्वेस्ट सुनो, हमारी कार्रवाई कराओ। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को बलराम को युवक अपने साथ बुलाकर ले गया था, जिसके बाद से बलराम घर नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने स्तर पर उसकी काफी तलाश की, लेकिन बलराम का कोई भेद नहीं लगा। उसके बाद 9 जुलाई को बलराम का शव मतलोडा रेलवे लाइन पर मिला। उन्होंने युवक के खिलाफ GRP में भी शिकायत दी थी, लेकिन आरोपी युवक को छोड़ दिया गया। उन्हें पूरा शक है कि बलराम की हत्या की गई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने युवक की गिरफ्तारी को लेकर मांग की है। वहीं SP की ओर से भी ग्रामीणों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। गांव सुताना में देर रात अज्ञात कारणों से एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस विषय पर मृतक युवती के पिता रोशन लाल ने जानकारी देते हुए क्या बताया, आइए वह भी पहले हम आपको सुनाते हैं। भाई जी, हमने तो अब यू है, हमने तो आप यहाँ से जब यू तला लुटा रखी जब हम आए, हाँ, हम ना तो उसकी गलती काटते ना हम उसकी काटते, हम तो अपने वाले की गलती काटते। क्यों, अगर जब कोई बात हो तो हमें बताना तब है। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी? 5:30 बजे हुई इसके भैया की। अच्छा, फिर इसकी सूचना कब मिली आपको? इसकी सूचना तो हमें कोई 10 बजे करीब मिली। जिस टाइम ये अस्पताल में तो लेकर उल्टी चलती है, उसी टाइम इन्होंने फ़ोन कर दिया। ना कोई कलेश नहीं। 28 फरवरी में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 20 वर्षीय विवाहिता रेणु निवासी गांव जुंडला बागपत UP की शादी 5 महीने पहले रवि निवासी सुताना से हुई थी। उन्हें रात 10 बजे सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, तो वह मौके पर पहुंचे। वही जानकारी के अनुसार सामने आया कि रवि अपने परिवार से अलग रहता है। शाम को करीब 8 बजे जब वह घर का सामान लेने बाजार में गया हुआ था, उसकी पत्नी घर में अकेली थी। जब उसने आकर देखा तो दरवाजा बंद मिला। उसने अन्य लोगों की सहायता से दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी फंदे पर लटकी मिली। तुरंत परिजन रेणु को जिले के सामान्य अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत के लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पर हुआ बड़ा हादसा।
डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी। दरअसल मामला पानीपत के लघु सचिवालय के सामने बने एलिवेटेड हाईवे के ऊपर का है, जो कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 3 गाड़ी आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि पानीपत सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के ऊपर एक साथ 3 गाड़ी आपस में टकरा गई और एक गाड़ी फ्लाईओवर पर डिवाइडर पर ही चढ़ गई, जिससे कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था और जान माल की हानि नुकसान भी हो सकती थी। लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक सेना के जवानों ने क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों से यात्रियों को बाहर निकाल लिया था, जिससे सेना के जवानों की सराहना भी की जा रही है। हादसे में गाड़ी में बैठे यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं, जिन्हें पानीपत के निजी अस्पताल में ले जाया गया। गनीमत तो यह रही कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो एक साथ 3 गाड़ियों के टकराने से कोई और भी बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।